हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएमएस एडुपंट पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने प्रोफेसर के 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और इसके लगभग आज 25 क्वेश्चन के आसपास इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सीरीज है जो 4 से 5 दिन में इनको पूरा 150 क्वेश्चन को अपन पूरा सॉल्व करेंगे। 4 से 5 दिन में इनको पूरा 150 क्वेश्चन को अपन पूरा सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा इसके जो चार ऑप्शन है उनको उनकी भी डिटेल से देखेंगे ना, डिटेल में देखेंगे उनको भी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लिंक मिल जाएगी ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें कि प्रश्न नंबर पहला क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1, बाघ चिन्ह किसके सिक्कों का प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर ए है चोल सिक्के, ऑप्शन नंबर बी चेर सिक्के, ऑप्शन नंबर सी पांड्य सिक्के और ऑप्शन नंबर डी चालुक्य सिक्के। तो ये जो चारों राजवंश हैं, ये क्या है? चारों राजवंश ये दक्षिण भारत के राजवंश हैं। ये किसके राजवंश है दोस्तों? दक्षिण भारत के राजवंश हैं। ये तीन जो राजवंश हैं इस संगम काल के राजवंश हैं, और संगम काल के अलावा ये बाद में भी जब 9वीं से 11वीं शताब्दी में ये द्वारा से अ, वो इनका उदय हुआ, मतलब द्वारा से रीस्टेब्लिशमेंट किया इसने। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो दक्षिण भारत के जो संगम काल है उससे क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें जो बाघ सिक्के हैं वो किसके सिक्कों पर मिलते हैं? बाघ जो चिन्ह है वो चोल सिक्कों पर मिलते हैं। चोल सिक्के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगर चेर सिक्के की बात करें तो ये सिक्के धनु चेर चेर सिक्कों पर धनुष का अंकन मिलता है। किसका मिलता है? धनुष का। और अगर पांडे की बात करूं तो मछली का अंकन मिलता है। ठीक है, मछली का अंकन मिलता है। ये चालुक्य थे। चालुक्य की बात करें तो चालुक्य तीन प्रकार के चालुक्य थे: बेगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो ये तीन इनकी शाखाएं थी चालुक्य की। ठीक है, और तो चोल वंश का जो राज चिन्ह था वो कौन सा था? बाघ चिन्ह था। और दक्षिण भारत के राजवंशों के प्रतीकों में वो चोल बाघ था, पांडे पर मछली का अंकन था, और चेर सिक्कों पर काय का अनुसार चिन्ह था? धनुष का चिन्ह अंकन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो निम्नलिखित निम्नलिखित विधि वेताओं में से किसने स्त्री धन को अपने स्त्री धन सहित अचल संपत्ति बेचने और गिरवी रखने का अधिकार दिया था? तो जो इसमें कौन क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा सही है? ए नंबर सही है, कात्यायन स्मृति। ठीक है, कात्यायन की बात करूं तो कात्यायन ने जो विस्तृत रूप से व्याख्या जो की है कात्यायन ने, वो किसके ऊपर की है दोस्तों? वो कानून को लेकर की है, संपत्ति को लेकर की है, संपत्ति को, और उन्होंने उत्तराधिकार के नियम को भी बताया है। इन्होंने उत्तराधिकार के नियम को भी बताया है। तो इनका जो मेन फोकस है स्मृति पे, वो कानून पर रहा है। हालांकि स्मृतियां तो सभी कानून पर रही हैं, और संपत्ति के अधिकार और उत्तराधिकार पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया है। अगर नारद स्मृति की बात करूं मैं, इसका ऑप्शन नंबर तो ये सही है। ठीक है, नारद स्मृति की बात करूं तो नारद स्मृति भी क्या है? न्याय शास्त्र। इन्होंने न्याय पे ज्यादा जोर दिया है।
न्याय शास्त्र और या फिर न्यायालय कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने न्याय शास्त्र या न्यायालय पे ज़्यादा जोर दिया, फोकस किया है। नारद स्मृति को प्राचीन विधि वेदता भी कहा जाता है। ठीक है, शुक्र की बात करूं तो शुक्र कौन थे? असुरों के गुरु थे, जिनके द्वारा शुक्र नीति लिखी गई है। ठीक है, शुक्र ने शुक्र नीति में देखो, मैं बात करूं शुक्र नीति में, सु, शुक्र नीति शुक्र नीति में दो बातों पर बहुत अधिक बल दिया गया है। एक तो शुक्र नीति कहती है राजनीति पर विशेष वार्ता की गई है इसमें। दूसरा, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन पे भी इन्होंने फोकस किया है। तो यानी ये दो विषयों पे इन्होंने फोकस किया शुक्र नीति में। और शुक्र कौन थे? शुक्राचार्य असुरों के गुरु भी कहा जाता है। बृहस्पति किसके थे? बृहस्पति देवता को गुरु थे। और बृहस्पति के द्वारा जो बृहस्पति स्मृति में तीन चीजों पर फोकस बहुत मतलब बातों पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। किस पे? एक तो अर्थव्यवस्था पे, अर्थव्यवस्था में उन्होंने बात की है। ठीक है, दूसरी इन्होंने बात की है व्यापार पर, व्यापार को भी इन्होंने महत्व दिया है। और तीसरा, इन्होंने न्याय न्याय व्यवस्था पर जोर दिया है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? कात्यायन स्मृति सही है। ठीक है, इन्होंने स्त्री धन और संपत्ति अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्ष की रचना नहीं है? हर्ष की रचना नहीं है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है। हर्षवर्धन की रचना है। इनकी बात करूं तो ये कोई रचना नहीं है, है ना? ये रचना नहीं है। ये क्या है? ये उज्जैनी उज्जैन का पुराना नाम है ये। ठीक है, नवंतिका, उज्जैन का पुराना नाम है ये। क्या? नवंतिका। तो ये कोई रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हर्ष की प्रमुख रचना है प्रियदर्शन, रत्नावली, नागानंद है। हर्ष के दरबार में एक एक विद्वान रहते थे, उनका नाम क्या था? हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। जी ठीक है, हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट थे। इन्होंने इनकी दो रचनाएं रचनाएं काफी फेमस है। इसके अलावा और भी सुवास्तावली वगैरह भी है, लेकिन इनकी एक तो हर्षचरित है, हर्षचरित। ठीक है, और दूसरी कादम्बरी है, कादम्बरी। हर्षचरित में 8 अध्याय हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है अध्याय, या इनको अध्याय ना कहकर इनको उच्छ्वास कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? इनको उच्छ्वास कहा गया है। जैसे कश्मीर की कालिदास में 8 अध्याय हैं, जैसे इनमें इसमें भी हरिश्चरित में क्या है? 8 अध्याय है, लेकिन इनको 8 अध्याय ना बोलकर क्या बोला गया है? इनको 8 उच्छ्वास बोला गया है। ठीक है, और कादम्बरी भी बाणभट्ट की रचना है, ये काफी फेमस रचना है इनकी। इसके अलावा सुबह अस्तावली भी इनकी रचना है। ठीक है, और ये हरिश्चरित को पूरा इनके किसने किया था? बेटे ने किया था, जिसका नाम था भूषण भट्ट। ठीक है, भूषण भट्ट इनके बेटे का नाम था। क्वेश्चन नंबर चार के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो, किस चीनी यात्री के अनुसार नालंदा मठ को 100 गांव की आय से सहायता मिलती थी? मतलब ये पूछ रहा है, चीनी यात्रियों के अनुसार, ये चारों चीनी यात्री हैं, इनके अनुसार जो नालंदा मठ को 100 गांव की आय की सहायता मिलती थी, ये जो पंक्ति है, ये किसने कही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इत सिंह के द्वारा ये कहा गया है कि नालंदा जो मठ था उसको 100 गांव की आय के द्वारा ये सहायता मिलती थी, चलाया जाता था। ठीक है, तो कहीं ना ये राजकीय आय के बारे में बात करता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित पल्लव शासकों में से किसने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम की स्थापना की थी? तो ये पल्लव शासकों की बात करता है, ठीक है। पल्लव शासकों में किसको महाबलीपुरम या मामल्लपुरम कहा गया है? तो जो जिसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी, उसको मामल्लपुरम कहा गया है, ठीक है। मामल्लपुरम कहा गया है। अब मामल्लपुरम की स्थापना किसने की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। इसने इसने किसको हराया था? इसने जो चालुक्य शासक चालुक्य शासक चालुक्य का प्रतापी शासक था पुलकेशन द्वितीय को क्या किया था? इन्होंने डिफीट किया था, इन्होंने हराया था। देखो दोस्तों, क्या है कि ये नर्मदा नदी है, यहाँ से नर्मदा नदी बह रही है, ये जाके इसमें गिर जाती है अरब सागर में, है ना। अरब सागर में ये गिर जाती है। अब नर्मदा नदी के जो ऊपर जो राज्य था, पूरा का पूरा किसका राज था? हर्ष का राज्य था। और इधर जो राज्य था वो किसका राज्य था? पूरा चालुक्यों का राज्य था। चालुक्य पुलकेशन द्वितीय था उस टाइम पे। तो ये पूरा का पूरा राज्य था, उत्तर भारत का पूरा क्या कर रहा था? पूरा उसमें राज्य कर रहा था। यहाँ पे पुलकेशन था, लेकिन पुलकेशन के द्वारा क्या कर दिया था? हर्ष को हराया गया था। जब हर्ष ने अपना साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में करना चाहा, नर्मदा नदी के दक्षिण साइड में, तो उसने क्या कि पुलकेशन द्वारा ये पराजित हुआ। कौन? हर्ष पराजित हुआ। लेकिन जी इधर इधर की साइड कौन कर रहे थे? इधर की साइड पल्लव शासन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पल्लव शासन कर रहे थे। तो पल्लवों ने किसको हराया था? पल्लवों ने पुलकेशन द्वितीय, मतलब पल्लवों ने चालुक्य को हराया, और चालुक्यों ने किसको हराया? जो हर्षवर्धन था उसको हराया, ठीक है। तो इस तरह से, इसलिए और फिर इसने हराने के बाद वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। वातापी कोंड की, क्योंकि चालुक्यों की राजधानी कौन थी? वातापी। तो वातापी को जब इसने अपने कंट्रोल में ले लिया, तो अपने आपको इसने क्या कहा? वातापी कोंड कहा। और इसने पुलकेशन तृतीय को हराया, ठीक है। तो ये प्रतापी शासक था पल्लव वंश का। नरसिंह प्रथम को मावल कहा जाता था, और मावलपुरम नाम इससे जुड़ा है, ठीक है। मावलपुर नगर की भी स्थापना की थी इसने। क्वेश्चन नंबर 6। द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम हंटर, ठीक है। W W हंटर है। ये कब लिखी हुई है? ये 1870 में लिखी हुई है। 70 में लिखी गई है। और ये किताब लिखने का उद्देश्य क्या था? जो मुस्लिम लोग थे, जो कम्युनिटी के लोग थे, उनको अंग्रेज अपने, मतलब अपने अंडर में, मतलब उनकी बड़ाई करना चाहते थे, अपने अंडर कंट्रोल उनको करना चाहते थे, ठीक है। मतलब एक तरह से उनको बढ़ावा मिले, हिंदू लोगों के प्रति नफरत फैलाने का बहुत अच्छा वो था उनका, अंग्रेजों का। क्योंकि इन्होंने इन्होंने सैयद अहमद खां को भड़काया था, ठीक है। और इन्होंने मुस्लिम लोगों को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि जिससे हिंदू मुस्लिम दंगे हों, विवाद, सांप्रदायिक दंगे भड़के। और ये इन्होंने कर भी दिया था। जब 1909 में इन्होंने मार्ली मिंटो अधिनियम लाए थे, ठीक है। तो उस टाइम उन्होंने कर भी दिया था, ठीक है। तो सैयद खां किससे जुड़े हैं? सैयद खां अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, ये दोनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल के पोस्ट पर थे ये, ठीक है। विलियम हंटर के द्वारा लिखी गई उपन्यास से भारत में मुसलमानों की स्थिति से संबंधित है ये, ठीक है। एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की गई थी। कब की थी? 1784 में की गई थी, ठीक है। कहाँ? कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता में की गई थी। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो
लॉर्ड कर्जन के समय क्या क्या घटना हुई थी? कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ये सबसे बड़ी घटना थी लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है। और इसी के समय स्वदेशी बंगाल विभाजन के विरोध में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन इसी समय राष्ट्रगान जैसे गीत, सॉरी, वंदे मातर, आमार 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 सोनार कलाम बंगला गाया गया था। कलाम बंगला बंगला गाया था, जो बांग्लादेश का गीत है, आज राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान है। ठीक है। विलियम बेंटिंक की बात करें तो विलियम बेंटिंक पे काफी अच्छे अच्छे मतलब कार्य किए हैं विलियम बेंटिंक के साम्राज्य में। काफी अच्छे अच्छे कार्य किए, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विलियम बेंटिंक की बात करें तो विलियम बेंटिंक ने 1905 सॉरी 1829 में 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया था। इसी के समय और इसी के समय ठगी प्रथा का अंत हुआ था। ठगी प्रथा का अंत हुआ था। ठगी प्रथा का क्या हुआ था? अंत हुआ था। ठगी प्रथा का अंत हुआ था इसी के समय, विलियम बेंटिक के समय, 1835 में मैकॉले मिनेट आया था। क्या आया था? मैकॉले मिनेट, जिसने शिक्षा पर जोर दिया। इसने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है। और इसी के समय क्या हुआ था? कन्या और कन्या प्लस नरबली प्रथा पर रोक लगी थी। पर रोक लगी थी। ठीक है। तो ये सारे काम विलियम बेंटिक के समय हुए थे। विलियम बेंटिक के समय काफी अच्छे अच्छे कार्य हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर प्रसिद्ध भारत माता चित्र किस भारतीय चित्रकार ने बनाया था? तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वतंत्रता आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था ये। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। और इसमें इसमें जो भारत माता का चित्र है, वो चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? अवनिंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा ये चित्र बनाया गया था। ठीक है। इन्होंने एक आर्ट आर्ट से संबंधित स्कूल भी खोला हुआ था। स्कूल भी खोला हुआ था। उस स्कूल के छात्र थे ज्ञानेंद्र टैगोर भी। ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर किससे जुड़े हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज से जुड़े हैं। ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तत्वबोधनी सभा और तत्वबोधनी पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। ठीक है। तत्वबोधनी सभा और पत्रिका भी इन्होंने के द्वारा निकाली गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन राष्ट्रीय गान का राष्ट्रीय गान को लिखा था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही करेक्ट आंसर है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अच्छा सही है, चलो। तृतीय क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नहीं लड़ा गया था? नहीं पे आपको विशेष फोकस करना है। नहीं लड़ा गया था तो खिड़की लड़ी गई थी तृतीय मराठा युद्ध में। सीताबल्दी का युद्ध भी लड़ा गया था। और महिदपुर का, ये तालेगांव का जो है वो किस में लड़ा गया था? तालेगांव का युद्ध फर्स्ट प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लड़ा गया था। मराठा युद्ध के दौरान लड़ा गया था ये। लिखा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लड़ा गया था। तृतीय से ये नहीं जुड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर सही है, तालेगांव। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो सबको पता है, एक्सला सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। पेरिस की संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। तृतीय। ठीक है। और अगर
दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करूं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के द्वारा, पांडिचेरी पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका एक्सला शापिल की संधि सही है, नहीं है? झंडा सत्या क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, झंडा सॉरी, जबलपुर के झंडा सत्याग्रह के दौरान किसे 6 माह का कारावास दिया गया था? तो इसमें 6 माह का कारावास गोविंद दास को दिया गया था। गोविंद दास का दिया गया था, मध्य भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, तूड़िया टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो टूरिया जंगल सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? टूरिया जंगल सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? ये सिवनी से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? सिवनी। और ये ये कहाँ से शुरू हुआ था? सिवनी से शुरू हुआ था। ठीक है, ये एमपी का, एमपी जीके का क्वेश्चन है, एमपी हिस्ट्री का। सिवनी से शुरू हुआ था, तो इसका आंसर कौन सा है? मुंह का लोहार। मुंह का लोहार इसका आंसर है। पर गंजन सिंह कुर्रू की बात करूं तो ये बैतूल से संबंधित है। का ये संबंध है? बैतूल से। इन्होंने घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह से संबंधित है। ठीक है। और ये कहाँ से चालू हुआ था? बैतूल से चालू हुआ था ये। ठीक है। क्वेश्चन आंसर इसका आंसर नंबर ए सही है, मुंह का लोहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांधकर कब उड़ाया था? तो ये कब उड़ाया था? 18 सितंबर 1857 को इन्होंने अंग्रेजों ने इन दोनों को, पिता और पुत्र की जोड़ी को, अ, पिता और पुत्र की जोड़ी को तोप के मुंह पे बांधकर उड़ा दिया था। क्यों उड़ाया था? क्योंकि ये गाय ने लोकगीत के माध्यम से या गायकी के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शित कर रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने इनको तोप से तोप से उड़ा दिया इन लोगों को। ठीक है। ये पिता और पुत्र थे। शंकर साहब पिता थे, ये पुत्र थे। ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि इसमें पिता पुत्र की ऐसी कौन सी जोड़ी थी जिसको अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के दौरान क्या हुआ था कि तोप से उड़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 1857 के विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर अंडमान जेल भेजा गया था? तो ये कौन से थे जो अंडमान जेल गए थे? तो अंडमान जेल है तो भीमा नायक गए थे। इनको क्या कहता है? निवाड़क। ठीक है। इनको भीमा नायक कहा जाता है, मतलब भीमा नायक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। भीमा नायक की अगर मैं बात करूं तो इनको निवाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निवाड़ का रॉबिन हुड। रॉबिन हुड। इनको निवाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। और ये कैसे संबंधित है? बड़वानी से संबंधित है। इनका ही साथीदार कौन था? ख्वाजा नायक। इनका ही साथीदार ख्वाजा नायक था। सीताराम कंवर की अगर बात करें तो सीताराम कंवर कैसे संबंधित है? ये भी निवाड़ से संबंधित है, लेकिन ये खरगोन से संबंधित है। खरगोन, वर्तमान में खरगोन से संबंधित है ये। ठीक है। ये भी इन्होंने भी जन आंदोलन किया था। ये दोनों क्या है? भील थे। ये दोनों भील आंदोलन से प्रेरित थे, मतलब भील आंदोलन का नेतृत्व ये कर रहे थे। ठीक है। भीमा नायक और ख्वाजा नायक। ठीक है। बादल बोई की बात करूं तो बादल भाई छिंदवाड़ा किससे संबंधित है? बादल भाई छिंदवाड़ा से संबंधित है। इन्हें छिंदवाड़ा का गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? छिंदवाड़ा का गांधी भी इनको कहा जाता है।
छिंदवाड़ा का गांधी भी इनको कहा जाता है। किसको? बादल बोई को। और इनके नाम पे कॉलेज भी है छिंदवाड़ा में। ठीक है। तो इसका आंसर किसका, इसका आंसर नंबर कौन सा है? बी सही है, भीमा नायक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं तो प्रसिद्ध तीर्थ बावन गजा किसकी प्रतिमा स्थित है? बावन गजा में किसकी प्रतिमा स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ऋषभ देव की है। ठीक है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है बावन गजा। अब जो स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आए गए हैं, हिस्टोग्राफी के प्रश्न है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर पूछे गए हैं। ठीक है। तो हिस्टोग्राफी से आपको स्टेटमेंट याद करनी है, क्योंकि स्टेटमेंट ही इसमें एमपी में देखा है ट्रेंड जो चल रहा है, स्टेटमेंट का ट्रेंड चल रहा है, स्टेटमेंट ही इसमें पूछे जा रहे हैं। इतिहास क्वेश्चन नंबर 16, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच निरंतर संवाद है। तो इस संवाद की जो बात करते हैं वो कौन करता है? ईएचकार करता है, सीधा डायरेक्ट। वर्तमान और अतीत के बीच अगर निरंतर संवाद की बात आए तो कौन है? डायरेक्ट ईएचकार। और ईएचकार की जो पुस्तक है वो क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक है इनकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक इतिहास के प्रथम प्रारंभिक लेखक कौन थे? तो ये तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर डी आंसर इसका सही है, टोनी और एलिन पावर के द्वारा ये आर्थिक इतिहास के प्रथम प्रारंभिक लेखक माने जाते हैं इनमें। ठीक है। इतिहास विज्ञान है और साहित्य से इसका कोई संबंध नहीं है। ये कथन किसका है? ये कथन कौन है? जेबी बरी कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है और साहित्य से इसका कोई संबंध या सरोकार नहीं है। ठीक है। यहाँ संबंध की जगह सरोकार भी नहीं आ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? इतिहास को विज्ञान क्यों नहीं माना जाता? इतिहास को विज्ञान क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसमें धर्म की प्रमुखता है और नैतिकता की प्रमुखता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो एमपीपीएससी ने माना है वो सी माना है। ठीक है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 20, वास्तव में इतिहास कला है, परंतु विशेष प्रकार की कला, यह कथन किस इतिहासकार का है? वास्तव में इतिहास कला है परंतु विशेष प्रकार की कला, एक कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये बेडेनेट बेनेडिक्ट क्रोचे के ये कहा गया है, क्रोचे के द्वारा ये कहा गया है। इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट में डायरेक्ट याद ही रखना है, इसमें कुछ और है ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कलकत्ता क्रॉनिकल किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये डायरेक्ट कलकत्ता क्रॉनिकल है वो 1786 में, 1786 इनका इसका आंसर है। किसका? 1786 इसका आंसर कलकत्ता क्रॉनिकल का। किस विधेयक क्वेश्चन नंबर 22, किस विधेयक के विरोध में यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन नामक संगठन बना गया था? यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन। डिफेंस यानी बचाव, डिफेंस यानी क्या कर रहा है? बचाव। तो डिफेंस अंग्रेजों के विरोध, मतलब इलेवन बिल के विरोध में ये क्या हुआ? ये बना गया था क्योंकि इलेवन बिल में जो भारतीय न्यायाधीश थे वो अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों की सुनवाई कर सकते थे कोर्ट में। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमारी कोई सुनवाई क्या करे, कोई भारतीय जज करे। तो इस वजह से ये इलेवन बिल को विरोध में इन्होंने यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन नामक संगठन बनाया था। ठीक है। क्योंकि इलेवन बिल दोनों को समान अधिकार देने के लिए आया था, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों ने इनका क्या किया? यूरोपियनों ने इनका इसका विरोध किया। और ठीक है। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही है? डी सही है। इलेवन बिल भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय अपराधियों के मामले की सुनवाई का अधिकार देने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कौन ने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। जस्टिस गोविंद राणाडे, ये कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के गुरु थे, गांधी के गुरु थे। ठीक है।
दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दी थी। इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। इसमें ही बताया था कि जो अंग्रेज हैं वो भारत की संपत्ति को पकड़ ले जा रहे हैं। ठीक है। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? कौन प्रसिद्ध समाजसेवी? तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। आरजी भंडारकर इन्होंने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? अडयार में। अडयार चेन्नई में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित हुआ था। अडयार कहाँ है? अडयार कर्नाटक में। ठीक है। तो आज के लिए यही क्वेश्चन है। कल जो बात करेंगे वो 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन से करेंगे 50 तक क्वेश्चन। तो वीडियो अगर सेशन पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आने वाली वीडियो का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए आराम से। समय